दुनिया को हम तबाह हुआ देखते हैं। अब जमीन की ऐसी हालत कैसे हुई और किस तरह लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत फ्यूचर की दुनिया को दिखाने से होती है, जब पूरी दुनिया का माहौल और हर चीज काफी खराब हो गई थी। दरअसल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। उन्होंने पेड़ पौधों की डीएनए में छेड़छाड़ करके उन्हें बदलने की कोशिश की, पर उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पौधों के डीएनए को तो बदल दिया, पर वो इतनी खतरनाक हो गए कि इंसानों की जान के ही दुश्मन बन गए। उन्होंने बुरी तरह चुन चुन कर इंसानों को शिकार बनाया, जिससे हालात इतनी खराब हो गई कि जमीन अब ऐसी बन गई है और ये खतरनाक वायरस हर तरफ फैल गया। जाहिर है ऐसे हालात में सरवाइव करना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। हर किसी को अपनी अपनी जान की पड़ी थी, जिस वजह से इंसानों ने भी खुद को दो हिस्सों में बांट लिया। जैसे कि अमीर पैसे वाले लोग आम लोगों से अलग एक कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं, जिसका नाम सिटाडेल था। सिटाडेल कॉलोनी का माहौल बाहर दुनिया से काफी अलग था। वो रहने लायक था और वहाँ किसी चीज की तंगी नहीं थी। वहाँ की जमीनें भी काफी अच्छी थी। साथ ही सिटाडेल के लोगों ने अपने बीजों को ऐसे बदल दिया था कि वो कुछ भी उगा सकते थे। मगर सिटाडेल के लोग बाहर के लोगों को बीज तभी दिया करते थे जब उन्हें उनके खून या ऑर्गन, जिस्म के किसी हिस्से की जरूरत होती थी। खून और ऑर्गन के बदले बाहर वाले बेचारे लोगों को बीज हासिल करने पड़ते थे। मगर उन बीजों को भी सिटाडेल वालों ने इस तरह लॉक किया था कि बाहर के लोगों को बस एक ही तरह की फसल मिल सकती थी, और कुछ बीजों को तो अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत पड़ती थी, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसे में बाहर के लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद हम कहानी की मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम वेस्पर था, यानी जिसके नाम पर ही ये मूवी बनी है। वेस्पर बाहरी दुनिया में अपने पैरालाइज्ड डैड के साथ रहती थी। उसके डैड चल फिर नहीं सकते थे, उनकी हालत भी बहुत खराब थी। उसके डैड पहले सिटाडेल वालों के लिए ही काम करते थे और वही रहा करते थे, पर धीरे धीरे जब उसके डैड पैरालाइज हुए तो सिटाडेल वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मदद के तौर पर उन्होंने बस एक ड्रोन जैसा दिखने वाला रोबोट दिया, ताकि इसके जरिए वो किसी से मदद मांगने के लिए बात कर सके। अब इस ड्रोन रोबोट में वेस्पर के डैड के दिमाग का कुछ हिस्सा डाल दिया गया था और उनका बाकी सारा जिस्म तो बेड पर ही पैरालाइज हालत में पड़ा हुआ था। हम देख पाते हैं कि वेस्पर एक इंटेलिजेंट और काफी बहादुर लड़की है। वो अच्छे से जानती है कि इन हालात में कैसे सरवाइव करना है। उसने अपनी छोटी सी लैब बनाई हुई थी, जहां वो अपने हिसाब से पेड़ पौधों का जेनेटिक बदलती रहती थी, उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। साथ ही वो अपने डैड को जिंदा रखने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए उनका इलाज कर रही थी, जिसके लिए मशीन की जरूरत होती थी, क्योंकि तभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम करता था और ऐसे उसके फादर अभी तक जिंदा थे। अब एक दिन वेस्पर जब ड्रोन रोबोट के साथ घर आ रही थी तो उसने देखा कि उसके डैड की लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बैटरी किसी ने चुरा ली है। इससे वेस्पर परेशान हो गई और अब उसे ना चाहते हुए भी अपने अंकल से मदद लेनी पड़ेगी, जो बहुत ही बुरा इंसान है, और वो उसके पास चली जाती है। असल में उसका अंकल एक ऑर्फनेज को चलाया करता था, यानी जहाँ बेघर बच्चों को रखा जाता है। वो बच्चों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। वो उन बच्चों के खून और ऑर्गन के बदले सिटाडेल वालों से लेन देन किया करता था, ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। अब वेस्पर अपने अंकल के यहाँ आकर देखती है कि कुछ लोग एक जग को मार रहे हैं। जग दरअसल इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे, जिन्हें सिटाडेल वाले अपने रोजमर्रा के काम करवाने के लिए बनाया करते थे। वेस्पर के अंकल ने इस जग को वहाँ से खरीदा था, पर अब जब वो उसके किसी काम का नहीं रहा तो वो उसे मरवा देता है। अब वेस्पर अपने अंकल को बताती है कि मुझे अपने डैड की लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, जिसके लिए वो अपना खून देने को भी तैयार हो जाती है। अब उसका अंकल खून तो ले लेता है, लेकिन बैटरी लेने के लिए उसे 2 दिन के बाद आने का टाइम देता है। वेस्पर कहती है कि 2 दिन तो बहुत ज्यादा होंगे, मेरे डैड नहीं रुक सकते। पर जब अंकल नहीं सुनता तो वो जबरदस्ती बैटरी चुराकर भागने की कोशिश करती है, पर बेचारी ऐसा कर नहीं पाती और अंकल उसे पकड़ लेता है। वो फिर वेस्पर को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब थोड़ी देर बाद वेस्पर चुपके से अंदर घुस जाती है। उसे ऐसा करते हुए एक बच्चे ने देख लिया था, पर वह किसी को भी कुछ नहीं बताता। अब सबसे पहले वेस्पर यहाँ से बैटरीज चुराती है, जिसके बाद कई सारे बीज भी ले लेती है जो उसके अंकल ने सिटाडेल वालों से ही लिए थे, जिसके बाद वो सीधा अपने घर भाग जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन के बाद वेस्पर देखती है कि सिटाडेल वालों के यहाँ से एक प्लेन उड़कर बाहर आया है, लेकिन वो कुछ दूर के फासले पर ही तबाह हो जाता है। इसलिए वेस्पर फौरन उस तरफ भागती है, जहाँ उसे प्लेन के पास जख्मी हालत में एक औरत मिलती है, जिसका नाम कैमिला था। वो बेहोशी की हालत में थी। वेस्पर जल्दी से उसे सहारा देकर उठाती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। वो कैमिला का इलाज करती है, उसकी मरहम पट्टी करती है, जिस वजह से कैमिला की तबीयत में सुधार आया और वो अगले दिन ठीक से उठकर खड़ी हो जाती है। वो वेस्पर से कहती है कि मेरे साथ मेरे डैड थे, तुम जाकर उन्हें भी ढूंढो, क्योंकि हम सिटाडेल के रहने वाले हैं, तो तुम्हें और तुम्हारे डैड को भी अपने साथ वहाँ ले चलेंगे, ताकि तुम अपनी जिंदगी आराम से वहाँ पर गुजार सको। अब ये सुनकर वेस्पर फौरन ही उसके डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसने कैमिला के डैड को देख ही लिया था, लेकिन वेस्पर के उनके पास पहुँचने से पहले उसका अंकल उनके पास पहुँच जाता है। वेस्पर के अंकल ने पहचान लिया था कि ये आदमी सिटाडेल से आया है। वो उनके पास काफी देख लेता है तो उसे पता चल गया कि इस आदमी के साथ यहाँ कोई औरत भी है। इसके बारे में वेस्पर का अंकल पूछता है, लेकिन उसके डैड अपनी बेटी कैमिला के बारे में उसे कुछ नहीं बताते। इसी वजह से वो उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर फौरन वेस्पर भागकर आती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है।
लेकिन कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि उसके अंकल ने कैमिला के डैड को मार दिया था और वेस्पर को भी वो साइड में धक्का दे देता है। अब ये देखकर वेस्पर फैसला करती है कि मैं कैमिला को उसके डैड की मौत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए घर आकर वो कैमिला से झूठ बोल देती है कि मैंने तुम्हारे डैड को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले, इसलिए कल मैं उन्हें फिर ढूंढने जाऊंगी। यहाँ कैमिला वेस्पर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तब वेस्पर बताती है कि मेरी मॉम को भी ये खतरनाक वायरस लग गया था पर अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बन पाया, इसलिए वो हमें छोड़कर एक बागी ग्रुप के पास चली गई ताकि हमें ये वायरस ना लग जाए क्योंकि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब भी वायरस से इन्फेक्टेड है। उस बागी ग्रुप का नाम पिलग्रिम्स होता है। पिलग्रिम्स के लोग अपनी अलग दुनिया बसा कर रहते हैं और उन्हें बाकी किसी से भी कोई मतलब नहीं होता। वो हर चीज यहाँ तक कि कबाड़ को भी जमा करते रहते थे। अब टाइम के साथ साथ वेस्पर और कैमिला के बीच माँ और बेटी जैसा रिश्ता बनने लगता है। वेस्पर उसे अपनी लैब भी दिखाती है जहाँ उसने जेनेटिक बदलाव किए हुए पौधे भी उगा रखे थे जो अब काफी बड़े हो गए थे, जिन्हें देखकर कैमिला काफी हैरान भी हुई। अब एक दिन वेस्पर फैसला करती है कि मुझे कैमिला को उसके डैड की मौत के बारे में बता देना चाहिए, इसलिए वो कैमिला को उनकी लाश के पास लेकर आई, जिन्हें मरा हुआ देखकर वो काफी टूट गई और फूट फूट कर रोने लगती है। तब वेस्पर बड़ी मुश्किल से उसे संभालती है, जिस दौरान वो कैमिला की गर्दन पर एक अजीब सा निशान देखती है। वेस्पर इस बारे में जब उससे पूछती है तो कैमिला ये राज खोलती है कि मैं असल में एक जग हूँ जिसे सिटेडल में बनाया गया था और जिस आदमी ने मुझे बनाया था मैं उसे अपना फादर कहा करती थी, इसलिए उनकी मौत से मुझे इतना दुख पहुंचा। अब कैमिला बाकी जग से काफी होशियार और एक्टिव जग थी, साथ ही उसके अंदर इंसानों जैसे इमोशंस भी थे, इसलिए सिटेडल वाले उसे मारना चाहते थे। उसे बचाने के लिए उस दिन कैमिला के डैड प्लेन के जरिए सिटेडल से भाग रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनका प्लेन तबाह हो गया, इस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए थे। कैमिला वेस्पर से कहती है कि मुझे एक और बात के लिए माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हम तुम्हें और तुम्हारे डैड को सिटेडल लेकर जाएंगे। अब जाहिर है हम वहाँ से भाग रहे थे तो वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि तुम डैड को ढूंढ लो। ये सुनकर वेस्पर को काफी बुरा लगता है। वो कैमिला से नाराज होकर उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, क्योंकि उस बात के बाद मैंने तुम्हें आखिरी उम्मीद समझना शुरू कर दिया था। घर आने के बाद वेस्पर के डैड ड्रोन रोबोट के जरिए वेस्पर से बात करते हैं और उससे समझाते हैं कि बेटा तुम्हें कैमिला को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो इस टाइम काफी दुखी है, टूटी हुई है। तब अपने डैड की बात मानकर वेस्पर उसे माफ कर देती है और उसके साथ बात करने लगती है। अब एक दिन वेस्पर को याद आया कि क्योंकि कैमिला भी सिटेडल से आए हैं तो हो सकता है कि इसके खून, DNA और सेल से लॉक हुई बीजों को अनलॉक किया जा सकता है, जिससे बीज इस्तेमाल की